जय हिंद बच्चों, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि हम लोग साइंस का जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। और सभी प्रश्नों को जो है अलग अलग तरीके से मैं डेफिनेशन दे करके, एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही बेहतर तरीके से मदद मिलेगी तैयारी में। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के क्लास में उससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को, और प्रश्नों को वन बाय वन करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का लास्ट सवाल जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि एक भूरा चमकदार तत्व जो है एक वायु में गर्म करने पर काला हो जाता है। एक तत्व है जो कि चमकदार है और वायु में गर्म करने पर जो है काला हो जाता है। तो एक्स की जो है पहचान क्या है, यानी कि वो कौन सा तत्व है। और आपको ऑप्शन दिया गया है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कॉपर जो है जब इसको वायु में गर्म किया जाता है, कॉपर एक चमकदार तत्व है। कॉपर आप लोग देखे ही होंगे, तांबा। तो जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो ये जो है इसका रंग काला हो जाता है। इसकी पहचान किस तरीके से, तो ये कॉपर है। जैसे मैं इसको इक्वेशन के समीकरण के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये है कॉपर, और जब इसको वायु में गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और यही कॉपर ऑक्साइड बनाने के बाद क्या दिखने लगता है, हमें काला दिखने लगता है, यानी कि काला हो जाता है, सिर्फ दिखता नहीं, दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वो तत्व कौन सा है, कॉपर है। अगला प्रश्न है कि किस श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो देखिए, श्वसन जो है इसमें ग्लूकोज का विघटन हो जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज का जो है विघटन होता है, और विघटन होने के बाद क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। श्वसन में ग्लूकोज का विघटन होता है और विघटन होने के बाद क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। और जहाँ से वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट मीन्स की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ग्लूकोज को टूटने के बाद। अगला प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए जो है कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में जो है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए, इसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए, नाइट्रोजन जो है ये ऐसी गैस है, यह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो है वसा और तेलों के ऑक्सीकरण को रोक करके चिप्स को खराब होने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो ये जो है तेलों के ऑक्सीकरण को रोक देता है। उसमें जो वसा और तेल होते हैं उसके ऑक्सीकरण को रोक देता है, जिससे कि चिप्स खराब होने से ये बचा लेता है। कोई भी खाना जो है खराब क्यों होता है, जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ये क्या है कि ऑक्सीकरण होने से ही बचाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवकारक है। निम्न में से कौन जो है अवकारक है। देखिए, अवकारक
यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑक्सीकारक वे होंगे, ठीक है। पहली बात, ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से जो है ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, या फिर हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का वियोजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोजन हो या फिर हाइड्रोजन को का वियोजन हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। उसी तरीके से अगर किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग हो या फिर ऑक्सीजन का वियोजन हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। क्या बोल देंगे? अवकरण अभिक्रिया। और जिसके चलते ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऑक्सीकारक बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर जिसके चलते अवकरण हो उसे बोलते हैं अवकारक। क्या बोलते हैं? अवकारक बोलते हैं। अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहली बात कि किसके चलते अवकरण होता है, ठीक है। देखिए, वह पदार्थ जो दूसरों का अपचयन करता है उसका स्वयं का उपचयन होता है। क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन तो दिया हुआ नहीं है, एक रिएक्शन दिया हुआ तो समझ में आता, तो रिएक्शन तो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर वह पदार्थ जो दूसरों का अपचयन करता है उसका स्वयं का जो है उपचयन होता है, यानी कि अवकरण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को का राइट आंसर हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे जो है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह एक अवकारक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा? एक अवकारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का जो है आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान, तो जहाँ भी आपको आदान प्रदान समझ में अदले बदले की बात हो, अदला बदली की बात हो, तो उसे बोल देना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ये दोनों का जब संयोग होता है तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सोडियम के साथ में सल्फेट है और बेरियम के साथ में क्लोराइड है। अब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा बेरियम के साथ में सल्फेट हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरियम के साथ में जो है सल्फेट हो जाता है और सोडियम के साथ में क्लोराइड हो जाता है। सोडियम के साथ में क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है। यानी कि दोनों जो है अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे हैं? जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा जो है ये अधिक क्रियाशील हैं। क्या हो जाएंगे? अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक और लेड जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, जैसे जिंक और CuSO4 का संयोग कराते हैं हम लोग। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है ZnSO4 और कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो विस्थापित क्यों कर देता है? इसलिए कर देता है कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक और लेड दोनों जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अधिक क्रियाशील है। निम्न में कौन जो है ऑक्सीकारक है? निम्न में जो है कौन है जो है ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक ऑक्सीजन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, O2। ऑक्सीकारक यहाँ पे कौन है? O2 है। ऑप्शन में अगर O2 दिख जाए तो वही ऑक्सीकारक हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो है किससे आती है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे आती है? पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या कैसे होती है? तो यहाँ पर
प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। ठीक है, तो सूर्य से प्रकाश लेते हैं पौधे, और सूर्य से प्रकाश लेने का काम कौन करता है? तो क्लोरोफिल। ये हो गया सनलाइट, और सनलाइट को लेता कौन है? क्लोरोफिल जो होता है। क्लोरोफिल जो होता है, सनलाइट जो है, सनलाइट को अवशोषित कर लेता है क्लोरोफिल। और तो जरूरी क्या चीज़ है? सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पर CO2 होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। अब ये सारी अभिक्रिया जो होती है, तो सारी अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनता है? C6H12O6 भोजन बन गया, यानी कि ग्लूकोज बन गया, और 6O2। तो ये ऑक्सीजन जो आया, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या फिर जल से आता है? ग्लूकोज तो उत्पाद के रूप में बनता है, डिक्टियोसोमी हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जल से और CO2 से हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये ऑक्सीजन जो बनता है लास्ट में, ये ऑक्सीजन जो निकलता है, ये निकलता है H2O से। किससे निकलता है? H2O से, यानी कि जल से। किससे निकलता है? जल से निकलता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है कि जल से आती है? तो याद रखिएगा, ये जल से आती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन जो है अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? पीछे इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये अवकारक गुण जो है प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो है लोहे पर जो जंग लगता है उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, यानी कि संक्षारण। ठीक है, क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर समय के साथ जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नम वायु जो है, नम वायु की उपस्थिति में जो है लोहे की बनी नई वस्तुओं पर समय के साथ जंग लगने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो अभी पीछे एक क्वेश्चन मैंने बताया, पिछला क्वेश्चन, इसे बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये थे सभी प्रश्नों का संग्रह इस चैप्टर से। तो इतना ही प्रश्न था इस चैप्टर में जो कि मैंने आपको बताया। जो भी बेहतर प्रश्न हो सकते थे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इससे रिलेटेड इस चैप्टर से मुझे लगता है कि इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा।